स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा नाम शेखर खन्ना है। आशा है आप स्वस्थ होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे जैसे हम लोग नई शिक्षा नीति के आयाम की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ये नया शिक्षा जो नीति है भारत के अंदर, उसी क्रम में भारत के जो विद्यार्थी हैं और हमारे देश के जो खास करके वह होनहार विद्यार्थी जो भारत के सर्वश्रेष्ठ कॉलेज एवं यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेना चाह रहे हैं, उसके संदर्भ में एक परीक्षा कराई जा रही है, जैसे कि आप जानते हैं, जिसको हम लोग CUET परीक्षा कहते हैं, जो भारत के उन होनहार विद्यार्थियों का दाखिला सुनिश्चित करेगा भारत के सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज एवं कॉलेजेस में, जिसकी अपेक्षा, जिसकी उम्मीद भारत का एक आम विद्यार्थी करता है। तो उसी क्रम में, उस पाठ्यक्रम के सिलसिले में आज हम यहाँ पर मौजूद हुए हैं और आज उसी क्रम में हम लोग आपके साथ चर्चा करेंगे। आज का जो विषय हमारे सामने होगा, जिसको हम लोग पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे, वह पाठ्यक्रम की चर्चा कोड नंबर 323 राजनीतिक विज्ञान के संदर्भ में होगा। और उसी क्रम में आज हम लोग आपके साथ बातचीत करेंगे और ये देखेंगे कि हमारे एग्जामिनेशन को लेकर के, खास करके हमारी जो परीक्षा है उसको लेकर के हमारा अप्रोच किस तरीके से होगा, किन आधारों पर, किन किन बुनियादी बातों पर हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी को ऑप्टिमाइज करेंगे और कोशिश करेंगे कि क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस परीक्षा को लेकर के। उम्मीद इस बात की है मुझे कि आप इस पूरे पाठ्यक्रम को समझेंगे, क्योंकि समझ हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि इस पाठ्यक्रम को 2 खंडों में विभाजित किया गया है, पहला खंड और दूसरा खंड। पहले खंड में भारतीय चुनौतियां, भारतीय राजनीति के संदर्भ में हम लोग बातचीत करेंगे और दूसरे खंड में हम लोग वैश्विक स्तर पर क्या हो रहा है, उस समय की चुनौतियां क्या थी और वर्तमान में इसकी स्थिति कैसी है, उसके संदर्भ में इस पाठ्यक्रम को 2 खंडों में विभाजित किया गया है। तो बारी बारी से उन खंडों को, उनके पाठ्यक्रम को, उनके सिलेबस को हम लोग चर्चा करेंगे और हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये पाठ्यक्रम कितना इंटरेस्टिंग है और एक आम विद्यार्थी के लिए उसके जीवन में अगर इसको गहराई से पढ़ लिया तो समझ के साथ साथ कॉलेज में दाखिला तो सुनिश्चित करेगा ही करेगा, परंतु आगे आपके जीवन में ये 2 बुनियादी जो किताबें हैं, खास करके NCERT के आधार पर जो हम लोग अपने सिलेबस को डिज़ाइन करेंगे, उसी आधार पर वो आपके लिए कितनी उपयोगी हो जाती है, इसको आज के लेक्चर के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला खंड, इस खंड को हम नाम देते हैं स्वतंत्र भारत में राजनीति। प्रिय मित्रों, जैसे कि इस पूरे पाठ्यक्रम का जो क्रम है, खंड है, उसको NCERT की आधारशिला के आधार पर बनाया गया है, तो उन्हीं आधारों पर हम लोग भी अपनी चर्चा करेंगे। परंतु इसका मतलब ये भी नहीं होगा कि जो NCERT के अंदर केवल लिखा है हम अपनी समझ का दायरा केवल उतना ही रखेंगे। कोशिश हमारी बीच बीच में यही रहेगी कि हम अपने कॉन्सेप्ट्स को उस आधार पर समझें, ताकि NCERT और अन्य जो किताबें हैं वो आपके लिए काफ़ी सरल बन जाए। क्योंकि अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो अन्य किसी भी चीज़ पर, अन्य किसी भी सामग्री पर आपको कोशिश भी नहीं करनी है, केवल आप प्रश्नों को पढ़ करके ही आराम से उत्तर दे पाएंगे। यही उम्मीद से इस खंड के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा है स्वतंत्र भारत में राजनीति, तो इसके अंदर किस प्रकार के चैप्टर होंगे। जैसे कि आप जानते हैं 1947 में भारत आज़ाद हुआ। 1947 में भारत आज़ाद हुआ और हम अपने संविधान को 1946 से बना रहे थे। तो हमने ये भी देखा कि 26 जनवरी 1950 में हमने अपने संविधान को जब लागू किया तो भारत के सामने संवैधानिक आशा और आकांक्षाओं को लागू करने के लिए, उन आदर्शों पर चलने के लिए, आने वाले राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए जो सरकार के जो चुनाव आने वाले हैं, उन सरकारों को किस आधार पर वो सरकार किन किन आशाओं पर शासन करेगी, ये सारी बातों पर अगर हम ध्यान दें तो एक प्रकार से अगर हम इसको गहराई में समझें तो आज़ादी के बाद का जो भारत है, वो आज़ादी के बाद का भारत एक प्रकार से भारत के लिए ही, भारत की सरकार के लिए ही, वह संविधान के जो निर्माता थे जो अब सरकार में शामिल हो रहे हैं, उनके लिए एक प्रकार से चुनौतियां दे रहा था। राज्यों के अंदर से
विरोधाभास की आवाज उठ रही थी, राज्यों के पुनर्गठन की बात कहीं ना कहीं राज्यों के अंदर से उठ रही थी, और उसी क्रम में आज हमारी यहाँ पर आपके साथ चर्चा भी होगी। पहला चैप्टर इस क्रम में बताता है उन्हीं चुनौतियों के बारे में जिसके अंदर हमको मालूम पड़ेगा कि भारत जब जैसे जैसे लोकतांत्रिक गणराज्य की मूल भावनाओं के तहत आगे बढ़ रहा था, भारत के अंदर बहुत सारी चुनौती थी। शिक्षा को लेकर के, भारत के अंदर बुनियादी सुविधाओं को लेकर के, भारत के अंदर रोजगार को लेकर के, भारत के अंदर स्वायत्तता को लेकर के बुनियादी चुनौती कहीं ना कहीं सर पर चढ़ करके बोल रही थी, और सरकारों के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में था कि भारत के अंदर एक प्रकार से विकास की उस दौड़ में भारत को किस प्रकार से शामिल किया जाए। उसी क्रम में पहला लोकतांत्रिक, क्योंकि हम एक लोकतंत्र थे, तो उसी क्रम में भारत के अंदर पहला लोकतांत्रिक चुनाव कराने की भी एक प्रकार से एक प्रक्रिया सम्मिलित होने वाली थी। उस चुनाव के अंदर हालांकि हम जानते हैं कि पहले, दूसरे और तीसरे चुनाव में कांग्रेस, जो कि सबसे बड़े दल के रूप में आगे बढ़ रहा था, पहले चुनाव में खास करके भारत के अंदर, भारत एक ऐसे बड़े राज्य के रूप में था जिसके अंदर चुनाव कराना स्वयं में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। भारत की शिक्षा स्तर, भारत की आर्थिक व्यवस्था, भारत के बुनियादी ढांचे उतने मजबूत नहीं थे जो एक प्रकार से उस लोकतांत्रिक आशाओं को मूर्त रूप प्रदान कर सके। तो कहानी उसी भारत की है जो कि अपनी जर्नी को, अपनी एक प्रकार से यात्रा को शुरू ही कर रहा है, और उन भावनाओं को लेकर के शुरू कर रहा है कि आने वाले समय में भारत एक ऐसा राज्य बनेगा, एक ऐसा देश बनेगा जो कहीं ना कहीं जिन विचारों को, जिन विचारधाराओं को संविधान सभा ने अपेक्षाकृत किया था, अपेक्षित किया था, उन्हीं विचारधाराओं के आधार पर कहीं ना कहीं भारत आगे बढ़े और भारत उन मूल संकल्पों को साथ में लेकर के चले। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में, खास करके इस चैप्टर के अंदर, हम लोग उसी के बारे में बातचीत करेंगे। हम ये भी बातचीत करेंगे कि कांग्रेस के राजनीतिक दलों में एक प्रकार से क्या केवल कांग्रेस ही एक राजनीतिक पार्टी थी, क्या कोई और पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल भी कांग्रेस के अलावा भी था जो धीरे धीरे अपना पैर पसार रहा था? उस समय के प्रमुख विपक्षी दल कौन कौन से हैं? और इन्हीं आधार पर ये जो पहला चैप्टर है ये केंद्रित होगा, और इन्हीं आधारों पर भारत के प्रथम चुनाव, द्वितीय चुनाव, तृतीय चुनाव और भारत की राजनीतिक अपेक्षाओं, भारत की राजनीतिक चुनौतियां किस प्रकार की थी उस समय, उन्हीं आधारों पर यह पहला चैप्टर हमारा केंद्रित होगा। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा चैप्टर राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में था, और राष्ट्र निर्माण और उसकी समस्याएं क्या थी। अंग्रेजी में एक बड़ी अच्छी कहावत कही जाती है, द ग्रेट पावर कम्स विद द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी बड़ी शक्ति उतनी बड़ी जिम्मेदारी। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर राष्ट्र निर्माण और उसकी समस्याओं के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। आपको याद होगा, क्योंकि आपने ये बात पढ़ी भी होगी, कि हमारा जो देश था वो देशी रियासतों में बटा हुआ था। उन देशी रियासतों को एक करना, भारत की अखंडता को पुनः स्थापित करना, भारत के उस मानचित्र को वापस से पुनः स्थापित करना जिसकी कल्पना भारत के संवैधानिक जनकों ने करी थी। रियासतों को एकत्रित करना, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभाई सीतारामैया का रोल क्या था उस दौरान, इन तीनों ने क्या भूमिका निभाई और अन्य लोगों ने क्या भूमिका निभाई उस दौरान, इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर हमारी आपके साथ चर्चा होगी। इसके साथ ही खास करके अगर हम बात करें, देशी रियासतों को तो एकीकृत कर लिया गया, परंतु कुछ राज्य ऐसे भी थे, खास करके कुछ देशी रियासतें ऐसी भी थीं जिन्होंने भारत के साथ सम्मिलित होने का मन नहीं बनाया था। हम उसके बारे में भी बातचीत इस दौरान करेंगे कि उसको किस प्रकार से, किन परिस्थितियों में भारत के अंदर स्थापित किया गया, भारत के अंदर लाया गया। जम्मू कश्मीर की समस्या क्या थी, हैदराबाद की समस्या क्या थी, जूनागढ़ की समस्या क्या थी, मणिपुर में क्या समस्या हो रही थी, इन सब के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम लोग बातचीत करेंगे। खास करके हम इस चैप्टर के अंदर ये भी बात करेंगे कि वास्तविकता में 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस प्रकार से लागू हुआ और राज्य पुनर्गठन आयोग क्यों गठित किया गया था। आंध्र प्रदेश पहला राज्य बनता है भाषाई आधार पर, जिसको विभाजित किया जाता है, बनाया जाता है। और हम ये भी देखेंगे कि पोटी श्री रामामूलु कौन थे, जिनको फादर ऑफ आंध्र प्रदेश कहीं ना कहीं कहा जाता है। उन सब के बारे में हमारी यहाँ पर
चर्चा विस्तृत रूप में इस चैप्टर के अंदर होने वाली है। जब एक राज्य को भाषाई आधार पर विभाजित कर दिया गया तो बाकी राज्यों से भी कहीं ना कहीं इसकी मांग उठ रही थी। इसके संदर्भ में भी हम आपसे इस चैप्टर के अंदर बातचीत करेंगे कि वह जो निर्णय था उसने बाकी राज्यों के संदर्भ में भारत के लिए क्या क्या चुनौतियां रखी। उसी क्रम में, उसी संदर्भ में हम आपसे इस विषय के ऊपर बातचीत करेंगे। तीसरा चैप्टर कहीं ना कहीं हरित क्रांति और नियोजित विकास के तरफ केंद्रित है, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान्स किस तरीके से डेवलप हुए। अब कहानी उसी भारत की है जहां पर एक सुई तक नहीं बना पाता था वो भारत, और आज बड़े बड़े हवाई यान, बड़े बड़े आर्थिक प्रयास, विश्व का सबसे बड़ा आईटी सेक्टर का हब मेरा भारत बन रहा है। तो इस पूरी जर्नी को, इस पूरे एक रोड मैप को किस तरीके से हमने तैयार किया, कैसे शुरुआत उसकी होती है, और विश्व के वैश्विक पटल पर आज भारत इतने बड़े मुकाम पर है तो वो शुरू कहां से करता है, तो उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम लोग बातचीत करेंगे। इस चैप्टर के अंदर एक गहरी डिबेट भी होगी जिसको हम लोग समझेंगे औद्योगिकरण एवं अन्य समस्याएं जो भारत उस समय फेस कर रहा था, उस समय जो झेल रहा था, उन बारे में हम लोग बातचीत यहां पर करेंगे। एक तरफ भारत कृषि प्रधान देश हुआ करता था, आज हमारा भारत, आज भी अगर हम सही मायने में कहें तो कृषि और जो एग्रीकल्चर है वो देश के अंदर सबसे ज्यादा रोजगार पैदा कर रहा है, सबसे ज्यादा रोजगार दे रहा है। परंतु भारत की अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर का सबसे बड़ा रोल एवं योगदान कहीं ना कहीं आप देखते हैं, अगर आपने आर्थिक सर्वेक्षण भी पढ़ा होगा तो उस क्रम के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि भारत जो कृषि प्रधान देश हुआ करता था उसके सामने क्या समस्याएं हुआ करती थी। क्या उस समय हमारे पास आज इतने बड़े बड़े कैनाल, आज इतने बड़े बड़े वाटर डेवलपमेंट प्लांट्स क्या मौजूद हैं? इसका उत्तर आप जानते होंगे कि बिल्कुल भी नहीं। तो एक सुई के नोक, एक सुई भी जो भारत नहीं बना पाता था, तो उसके सामने बुनियादी सुविधाओं को शुरू करना, बुनियादी सुविधाओं में बेहतरी किस प्रकार से करी गई और सरकारों का किस प्रकार से निर्णय था, उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे। खास करके कुछ राज्यों में जहां जहां हरित क्रांति लाई गई, हरित क्रांति लाने के बाद क्या क्या प्रभाव आए, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। बाकी राज्यों की तुलना में उन राज्यों का अगर विकास देखा जाए तो क्या वह विकास आर्थिक रूप से काफी किसानों को सशक्त बना रहा था कि नहीं बना रहा था, इसी संदर्भ में इस चैप्टर के अंदर हमारी आपके साथ चर्चा होगी। तीसरी हम लोग जिस विषय के ऊपर बातचीत करेंगे वो भारत के बाहरी संबंधों के बारे में होगी। खास करके यह वह दौर था जहां पर विदेश, वर्ल्ड एक कनेक्टेड वर्ल्ड है। जैसे कि आप जानते हैं, जो देश उन आशा और आकांक्षाओं के प्रति लेकर के आगे बढ़ रहा था वो वैश्विक स्तर पर क्यों नहीं कनेक्टेड रहेगा। वास्तविकता में अगर हम देखा जाए, अगर हम देखते हैं इतिहास के पन्नों में जाकर के, तो इतिहास के पन्नों में इसके बारे में खूब अच्छी चर्चा करी गई है कि उस दौरान भारत में जो सरकार थी उसकी विदेश नीति किस प्रकार की थी। जहां एक दल साम्यवादी विचारधारा को मानने वाला था, दूसरा दल जहां पूंजीवाद को मानने वाला था। भारत ने गुट निरपेक्षता का सिद्धांत क्यों दिया, एक नए इकोनॉमिक ऑर्डर को भारत ने किस प्रकार से स्थापित किया। हालांकि इस पूरे खंड की चर्चा बड़े विस्तृत रूप से दूसरे खंड में हम लोग करेंगे। हालांकि ये तो पहला खंड है, इस पूरे भाग की चर्चा दूसरे खंड में जब हम लोग शीत युद्ध और ये सारी चीजें पढ़ेंगे तो उसके अंदर इसकी विस्तृत चर्चा होगी। लेकिन अगर हम इसको ध्यान दें तो इस पाठ्यक्रम के अंदर इसके बारे में एक हल्की सी झलक आपको दिखती है। आपको यह भी मालूम पड़ेगा कि चीन के साथ भारत के 1962 के संबंध किस प्रकार से डेवलप हुए। 1962 में ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा युद्ध हम लोग कहीं ना कहीं झेलते हैं। उसके बाद 1965, 1971 और बांग्लादेश का क्रिएशन, इस बांग्लादेश का निर्माण, हम लोग इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं इस चैप्टर के अंदर चर्चा करेंगे। इस भाग के अंदर हमारी आपके साथ चर्चा होगी कारगिल के बारे में भी, और खास करके हमारी आपकी चर्चा होगी विश्व राजनीति में भारत एक प्रकार से किस प्रकार से आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस चैप्टर के अंदर उसके ऊपर हमारी अच्छी खासी
चर्चा आपके साथ होगी प्रिय मित्रों। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारे सामने नई नई चुनौतियां आ रही हैं, तो उसी क्रम में ये हमारे लिए खास करके ये जो चैप्टर है बड़ा उपयोगी हो जाएगा, क्योंकि आपको आज भारत की जो विदेश नीति है वो किन सिद्धांतों पर है। अंग्रेजी में एक बड़ी अच्छी कहावत कही जाती है कि देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड, देयर इज नो परमानेंट एनिमी, देयर इज ऑलवेज परमानेंट इंटरेस्ट। आज के वर्तमान के युग में क्या ये उसी परिस्थिति के आधार पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? एक प्रकार से सतत समझ, एक प्रकार से ऐसी समझ आपकी विकसित होगी जिनके आधार पर आप पुरानी बातों को अगर हम याद करें और आज के विचारधारा से अगर समझें, तब इन विचारधाराओं का महत्व शायद आपको आज मालूम पड़ेगा और भारत किस दिशा में आज की विदेश नीति को संचालित कर रहा है उसके बारे में एक अच्छा खासा ज्ञान आपको कहीं ना कहीं इस विषय के अंदर मालूम पड़ने वाला है। आगे चलते हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने नए नए चुनौतियां आएंगी और उसी क्रम में भारत की आंतरिक चुनौतियां किस प्रकार की थी उसी के अंदर इस चैप्टर के अंदर बातचीत होती है। जैसे कि आप देखते होंगे जो सिलसिलेवार क्रम था भारतीय प्रधानमंत्रियों का, अच्छे लंबे समय तक जवाहरलाल नेहरू जी थे सत्ता में, उसके बाद कुछ समय के लिए शास्त्री जी आए, और ये जो पीरियड था, ये पूरा जो पीरियड था, पूरा जो एक प्रकार से एक दिवस था, इसने देश के अंदर कांग्रेस पार्टी को मजबूत तो किया ही था। कांग्रेस का विस्तार हर राज्य में लगभग हो चुका था, परंतु हम ये भी देखते हैं कि कांग्रेस के अंदर विरोधाभास, खास करके नेहरू जी की डेथ के बाद, नेहरू जी के देहांत के बाद कांग्रेस के अंदर जो विरोधाभास था वो कहीं ना कहीं जन्म लेता हुआ दिखता है, जिसके कारण 1967 में एक भारी उथल पुथल हम लोग को देखने को मिलती है। हम ये भी देखेंगे कि जिसको कभी किसी एक समाजवादी वरिष्ठ नेता ने गूंगी गुड़िया कहा था, क्या वह वास्तविकता में एक गूंगी गुड़िया की तरह चल रही थी कि देश की सबसे सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपना कार्यभार संभाला था। उन्होंने बताया था कि विश्व की राजनीति को किस प्रकार से नियंत्रित करना चाहिए, उन्होंने बताया था कि वैश्विक भूगोल को किस तरीके से हमने बदला, और एक प्रकार से आपको उस समय के विरोधाभास के बीच में इंदिरा गांधी, खास करके जो सरकार थी, उनका किस प्रकार से राजनीतिक सफर है उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर हमारी आपके साथ चर्चा होगी। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देयर ऑलवेज कम्स विद कॉन्फ्लिक्ट, द नेम ऑलवेज कम्स विद कॉन्फ्लिक्ट। जैसा कि अंग्रेजी में कहा जाता है कि जब भी तरक्की आती है तो कुछ एक प्रकार से विरोध भी कहीं ना कहीं आपको झेलना पड़ता है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपने जीवन में। तो उसी आधार पर हम लोग आज इंदिरा के जीवन में एक प्रकार से किन आधारों पर इंदिरा गांधी के कार्यकाल को एक प्रकार से आलोचना की जाती है उसके बारे में भी अगले चैप्टर में जिक्र करने वाले हैं, जिसको हम लोग संवैधानिक संकट कहेंगे। वो वैसा दौर था जहां पर नारे गूंज रहे थे, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। वो दौर जहां विरोधाभास का स्वर दिल्ली तक गूंज रहा था। गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हर जगह विरोधाभास का जो स्वर था वो कहीं ना कहीं पैर पसार रहा था और केंद्रीय सत्ता को एक प्रकार से चैलेंज कर रहा था, चुनौती दे रहा था। 1967 में हम ये भी देखेंगे, 75 में तो आपातकाल के विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, साथ में 1967 में जो इसकी एक प्रकार से रूपरेखा है इसके बारे में भी कहीं ना कहीं हम लोग चर्चा करेंगे कि नक्सली आंदोलन देश के अंदर किस प्रकार से शुरू हुए, वो नक्सलबाड़ी गांव, वो विचारधारा किस प्रकार से पनपी और वैश्विक रूप से किस प्रकार से ये हमारे देश में आज एक समस्या के रूप में उभर रही है। धीरे धीरे हम लोग ये भी देखेंगे कि गरीबी हटाओ, तुम कहते हो इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, इस नारे को किस प्रकार से लागू किया जाता है, क्या वास्तविकता में इस नारे से प्रभावित कोई नीतियां लाई जाती हैं, क्या इसका कोई प्रभाव वास्तविकता में पड़ता है, तो उस स्थिति के बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। इस पूरी इतिहास के उन पन्नों को हम लोग तलाशेंगे जिन पन्नों में राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के बाद
आंतरिक अशांति के आधार पर जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हुई तो मानव मौलिक अधिकारों का हनन किस प्रकार से हुआ, किन अधिकारों से प्रेस की स्वतंत्रता को कुचला गया, और उसके बाद सरकारों का क्या योगदान था। क्या लोकतंत्र ने अपनी व्यवस्था को बरकरार रखा? क्या वही सरकार दोबारा आई? क्या सत्ता में किसी नई सत्ताधारी पार्टी का उदय हुआ? हम देखेंगे कि देश के पहले नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई सत्ता में वापस आते हैं। मोरारजी देसाई के बारे में भी बड़ा हम एक अच्छी चर्चा करेंगे। हम ये भी बात करेंगे कि कांग्रेस के खेमों से किस प्रकार से निकले और किस तरीके से आगे बढ़ करके उन्होंने एक प्रकार से देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। उस दौरान क्या चुनौतियां थी, उनके बारे में भी इस चैप्टर के अंदर हम लोग कहीं ना कहीं बातचीत करेंगे। आगे जैसे बढ़ेंगे, राज्यों की आकांक्षाएं क्षेत्रीय आकांक्षाओं के रूप में उनका संघर्ष क्या था, जैसे कि आप जानते हैं कि इस दौरान जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे देश के अंदर जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं थी वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही थी। हम ये भी देखेंगे कि 1984 के दशक में किस प्रकार से सिख दंगे कहीं ना कहीं ग्रसित होते हैं, किन आधारों पर, क्योंकि आपको वो स्लोगन भी याद होगा कि व्हेन द बिग ट्री फॉल्स अर्थ बिलो शेक्स। और आप ये भी देखेंगे कि देश के पहले प्रधानमंत्री, एक ऐसी हत्या देश के पहले हमारे एक ऐसे प्रधानमंत्री की हो जाती है जिसने वैश्विक पटल पर भारत को यह बताने की कोशिश करी कि अब भारत जो सबसे बड़े राजनीतिक संकट के रूप में जूझ रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री की हत्या हो जाती है, वो भारत का भविष्य किस प्रकार से होगा। परंतु हम ये भी देखेंगे कि लोकतंत्र का उत्सर्जन, लोकतंत्र का इमर्जन दोबारा किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से लोकतांत्रिक आशाएं बरकरार रहती हैं, और उन लोकतांत्रिक आशाओं को सरकार और एवं जनता मिलकर के भारत की संवैधानिक व्यवस्था पर विश्वास दोबारा पुनर्जागृत करती है। क्योंकि जब भी कभी देश के अंदर ऐसी कोई घटनाएं होती हैं, उसके फॉलआउट में कभी ना कभी किसी न किसी प्रकार की गतिविधियां होती हैं जिससे भारत की एक सोच और भारत की एक विचारधारा पर कहीं ना कहीं सवाल उठता है। तो उन्हीं विचार बिंदु के ऊपर, उन्हीं बातों के ऊपर हम लोग इस पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि 1984 के पंजाब में क्या संकट उत्पन्न हो रहे थे। इसी दौरान ब्लू स्टार और ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बातचीत कर लेंगे ताकि ये जो चैप्टर है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाए। कश्मीर की समस्या उस दौरान क्या हो रही थी, नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या समस्या हो रही थी, तो इन सारी चर्चाओं के ऊपर हम लोग यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं। इसी दौरान इसी चैप्टर के अंदर सिक्किम को किस प्रकार से विलय किया गया, क्या बाकी राज्यों को किस प्रकार विलय हम लोग कर सकते हैं, बाकी राज्यों के अंदर भी हम लोग किस प्रकार से, अगर कोई राज्य भारत के अंदर आता है तो क्या वो कुछ नए आयाम, नई अपॉर्चुनिटी, नई सिक्योरिटी चैलेंजेस को लेकर के देश के अंदर आ रहा है। इसके बारे में हम लोग, हमारी आपके साथ चर्चा होगी, जो कि एक वृहद कॉन्सेप्ट को आपके सामने डेवलप करेगा और आपको एक अच्छा खासा अनुभव होगा कि इसको पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है और जो प्रश्न, अगर जिस प्रकार से प्रश्न कहीं ना कहीं परीक्षा में, अब आप देखिए कि जैसे जैसे शिक्षा का और कंपटीशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे विद्यार्थियों के सामने कहीं ना कहीं चैलेंजेस भी होते जा रहे हैं। अब हर एक विद्यार्थी कहीं ना कहीं द एक्स फैक्टर खोजने की कोशिश करेगा। तो मैंने आपसे पहले भी कहा है, केवल और केवल किताबों तक सीमित नहीं रहेंगे। हाँ, अगर हम कहते हैं कि 100% किताब करेंगे तो 10% एक्स्ट्रा, 20% एक्स्ट्रा करने की इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक प्रकार से इंटरलिंकिंग कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करना बहुत ज़रूरी जाता है ताकि आपको एक रॉट लर्निंग ना डेवलप हो। एक प्रकार से आप ऐसी एक प्रकार से केवल और केवल किताबी ज्ञान की तरफ ना जाएं, एक प्रकार से वास्तविक समझ आपकी विकसित हो। इस पर कहीं ना कहीं इस पूरे पाठ्यक्रम को डिज़ाइन किया गया है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम इसी नए चैप्टर के अंदर सामाजिक आंदोलन के बारे में बातचीत करेंगे। किस प्रकार से सामाजिक आंदोलन आगे बढ़ रहा था पंजाब और जो हमारे आसपास के राज्य थे उसमें किस प्रकार की एक प्रकार से चुनौतियां हो रही थी, तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। विकास, खास करके उन बातों पे हमारी आपकी चर्चा होगी जिन बातों के अंदर
महिला आंदोलन, किसान आंदोलन, एक प्रकार से जो हमारे देश के अंदर उस समय जातीय संघर्ष एक प्रकार से शुरू हुआ था, खास करके बीबी जो मंडल साहब की रिपोर्ट को लागू करते समय, उसके ऊपर इसके यहाँ पर चर्चा होगी। राजनीतिक पार्टी किस प्रकार से आंदोलन यहाँ पर शुरू कर चुकी थी, गैर राजनीतिक आंदोलन, कुछ पर्यावरण वाले आंदोलन जैसे कि चिपको आंदोलन, और जिस प्रकार से आंदोलन शुरू हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन। और उस समय भारत के अंदर ये जो आंदोलन का जो दौर था, इस आंदोलन के दौर ने भारत के लोकतंत्र को किस प्रकार से मजबूत किया, इसके बारे में भी हम लोग एक अच्छी खासी चर्चा इस चैप्टर के अंदर करेंगे। अगला ही चैप्टर भारत के आर्थिक सुधार पर केंद्रित होगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं रिसर्जेंस ऑफ या डेमोक्रेटिक अपसर्ज, इस चैप्टर को हम लोग नाम देंगे, यानी कि लोकतांत्रिक उभार और गठबंधन की राजनीति, कि जहां हम करीब करीब 30-35 सालों से हम ये देख रहे थे कि गठबंधन की राजनीति का कोई खास जिक्र नहीं था। खास करके अधिकांश हम देखेंगे तो एक प्रकार से कांग्रेस का एक संप्रभुत्व एक प्रकार से भारत की राजनीति के ऊपर था। तो उसी क्रम में हम देखते हैं कि किस प्रकार से क्षेत्रीय दल कहीं ना कहीं उभर करके सामने आते हैं, और वो क्षेत्रीय दल एक प्रकार से भारतीय लोकतांत्रिक आशाओं में अल्पसंख्यकों और बाकी जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों को किस प्रकार से मजबूत करता है। हम इसके बारे में भी कहीं ना कहीं बातचीत करेंगे। क्षेत्रीय राजनीति, भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में सत्ता में है, जनता दल, उनका इन सब का उदय किस प्रकार से हुआ, इस चैप्टर के अंदर इस विषय के ऊपर हम लोग कहीं ना कहीं बड़े डिटेल में बातचीत करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी जो छोटे छोटे दलों को मिला करके देश की राजनीति में आते हैं एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए, उनको अविश्वास प्रस्ताव झेलना पड़ता है और कहीं ना कहीं उनकी सरकार गिर जाती है। पुनः वो सरकार में वापस आते हैं। 2004 में किस प्रकार से चुनाव हुए, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना, सूचना का अधिकार, ये सारे मुद्दे किस प्रकार से 2000 चुनाव के में केंद्रित थे और किस प्रकार से इन चुनावों के अंदर इनका अहम योगदान था। 2004 से हम लोग जो राजनीति डेवलपमेंट, खास करके 21वीं शताब्दी में जो राजनीतिक डेवलपमेंट हो रहे थे, उनके बारे में कहीं ना कहीं इस चैप्टर के अंदर हम लोग एक विस्तृत चर्चा करेंगे। हम ये भी बातचीत करेंगे कि यूपीए क्या होता है, एनडीए क्या होता है, इन सब का जिक्र कहीं ना कहीं इस पूरे चैप्टर के अंदर किया गया है। खास करके ये जो चैप्टर है ये नए आर्थिक नीति के ऊपर कहीं ना कहीं केंद्रित रहेगा कि किस प्रकार से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन भारत के अंदर आया, और एलपीजी के भारत के अंदर आने के बाद क्या रोजगार में वृद्धि हुई, आर्थिक चैलेंजेस आए, हमारे देश के अंदर आर्थिक चुनौतियां बढ़ी। हमने जब अपनी अर्थव्यवस्था ओपन कर दी, खोल दी, तो भारत वैश्विक स्तर पर कहाँ था। तो उन आधारों पर हम लोग इसके बारे में बातचीत अच्छे खासे तरीके से करेंगे। आखिरी में जो चैप्टर है वो हालिया मुद्दे और उसके चुनौतियों के बारे में बातचीत करता है। खास करके उस दौरान जो सांप्रदायवाद था, कम्युनलिज्म था, वो किस प्रकार बढ़ता जा रहा था। ये जो सांप्रदायवाद का जो क्रम था वो कैसे शुरू हुआ, रथ यात्रा मूवमेंट, आंदोलन किस प्रकार से शुरू होता है। हम ये भी बात करेंगे कि पिछड़ा वर्ग जो है वो उनका उदय किस प्रकार से होता है। हम ये भी देखेंगे कि गुजरात दंगे हुए, कैसे हुए, और हालांकि इसके ऊपर अच्छी खासी चर्चा हुई है इस चैप्टर के अंदर। अयोध्या विवाद क्या था, सांप्रदायवाद को किस प्रकार से जन्म होता है यहाँ देश के अंदर, परंतु क्या हमारा देश लोकतांत्रिक रूप से बिखरता है कि हमारा देश पुनः स्थापित होता है। हम इसके बारे में भी कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी चर्चा करेंगे, और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जब भी कभी ऐसी कोई घटनाक्रम या ऐसी कोई घटना होती है, आप पुनः हमेशा देखेंगे कि भारत का जो मूल स्वरूप है वो वापस से खड़ा होता है, वापस से एक प्रकार से वापस अपने पैरों पर खड़ा होता है। और एक प्रकार से आपको मालूम पड़ेगा कि भारत विविधताओं में होकर के भी एकता की परिभाषा को विनिर्दिष्ट करता हुआ एक देश प्रतीत होता हुआ आपको यहाँ पर दिखेगा। हम इसके बारे में भी कहीं ना कहीं एक बड़ी अच्छी खासी चर्चा इस चैप्टर के अंदर करेंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हम दूसरे खंड में प्रवेश कर जाएंगे, और ये जो दूसरा खंड है इसको समकालीन विश्व राजनीति का एक प्रकार से नाम दिया जाता है।
हाँ, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से दिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि एनसीईआरटी भारत के ही नहीं, विश्व के सबसे बड़े जो एक प्रकार से स्कॉलर्स हैं उन्होंने लिखी है। तो इनको आधार मान करके जो कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं दिए हैं, ताकि एक प्रकार से इंटरलिंकेज, दोनों के बीच में एक रिश्ता एक प्रकार से कायम हो पाए, तो उसके आधार पर थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीजें भी हम लोग बातचीत करेंगे। यहाँ पर हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि भारतीय राजनीति किस प्रकार से बढ़ रही है, समकालीन जो विश्व राजनीति है वो किस प्रकार से विकसित होती है। हम ये भी इसके बारे में कहीं ना कहीं बातचीत करेंगे। सबसे पहला चैप्टर विश्व राजनीति में शीत युद्ध के बारे में। शीत युद्ध का दौर क्या था? अब आपको ये बात अच्छे तरीके से याद होगी, और अगर आपने बचपन की पुरानी क्लासेस में अगर इसके बारे में पढ़ा होगा, तो खास करके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ऐसा लोग कहते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही ये क्रम शुरू हुआ, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली अगर देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध जैसे जैसे शुरू होता है वैसे वैसे हम देखते हैं 1945 में जब ये युद्ध खत्म होता है, विश्व युद्ध, तो हम ये देखेंगे कि वैश्विक स्तर पर दो गुटों में अपने विचारधाराओं को वैश्विक स्तर पर मनवाने की एक प्रकार से होड़ मच चुकी थी। साम्यवादी और पूंजीवाद के बीच का जो ये संघर्ष था, वो एक प्रकार से दो देशों के बीच में एक प्रकार से इंटेंस राइवलरी क्रिएट करता है, और उसी को हम लोग देखेंगे शीत युद्ध के संदर्भ में। हम लोग बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से दो महाशक्तियों के बीच में टकराव का सिलसिला शुरू होता है, और शक्तियों को दो ब्लॉकों में बांट दिया जाता है, और भारत किस प्रकार की विचारधारा प्रस्तुत करता है, जिसको हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के रूप में बातचीत करेंगे। और जो गुट निरपेक्षता की एक नए आयाम को, खास करके अफ्रीकी और जो आपका एशियाई देश हैं, उनके नेतृत्व को लेकर के भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा था, इसके बारे में कहीं ना कहीं हम लोग बातचीत करेंगे। खास करके 1990 के बाद जो दूसरा चैप्टर आता है, वो किस प्रकार से 1990 के बाद जो हमारी दूसरी दुनिया का एक प्रकार से विघटन हम लोग देखते हैं, यानी कि बाइपोलरिटी का डिसमेंटलिज्म हम लोग देखते हैं, यानी कि ध्रुवीयता का जो पतन, जो बाइपोलर वर्ल्ड था, दो गुटों में जो बढ़ चुका था, उसका एक प्रकार से पतन हम लोग देखते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि सोवियत, खास करके जो संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई थी, जो संयुक्त राज्य की जो स्थापना हुई थी, उसके सामने क्या क्या चुनौतियां थी। खास करके अगर हम उस परिकल्पना के दृश्य को देखेंगे, तो यूएसएसआर और यूएसए दोनों ही एक प्रकार से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, एक प्रकार से यूनाइटेड नेशन को खास करके रीस्ट्रक्चर करना चाह रहे थे, खास करके उसके अंदर बहुत सारे बदलाव लाना चाह रहे थे। क्या यूनाइटेड नेशन उस समय मजबूत था कि नहीं था, उसके बारे में एक विस्तृत चर्चा हमारी इस पूरे चैप्टर के अंदर होगी। सोवियत संघों के बीच में बाकी राज्य किस विचारधाराओं के थे, सोवियत संघ का विघटन किस प्रकार से हुआ, विश्व राजनीति में नई संस्थाएं कौन कौन सी उभरी, रूस के साथ जो नया रूस बना उसके साथ भारत के संबंध किस प्रकार से थे, तो इसके बारे में हम लोग अच्छी खासी चर्चा करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं, ये जो चैप्टर रहेगा, ये चैप्टर बेसिकली लोकतांत्रिक राजनीति में जो पूंजीवाद और साम्यवादी संघर्ष को एक प्रकार से दिखलाएगा कि विश्व किस विचारधारा को ज्यादा अपनाता है। और वर्तमान स्थिति में भी हम लोग कहीं ना कहीं इस बारे में देखेंगे, इस बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों संघर्षों के बीच में भारत का रोल एक प्रकार से किस प्रकार से था वहां पर, और भारत ने कैसे एशियाई और यूरोपीय देशों का एक प्रकार से सफल नेतृत्व किया था। आज क्या गुट निरपेक्षता का अस्तित्व है? जब हम रशिया और यूक्रेन क्राइसिस की बात करते हैं, तो उसी संदर्भ में हमारे इस चैप्टर के अंदर अच्छी खासी चर्चा कहीं ना कहीं होगी। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हम लोग बातचीत करेंगे विश्व राजनीति में अमेरिका का प्रभुत्व। आप जानते हैं कि यूएसएसआर के टूटने के बाद अब अमेरिका, जहां एक तरफ एक शक्ति का अस्तित्व तो समाप्त हो गया था, परंतु जो दूसरी शक्ति थी उसका अस्तित्व जो था अभी भी बरकरार था। आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के रूप में किस प्रकार से अमेरिका यहाँ से एक प्रकार से डोमिनेट वर्ल्ड पॉलिटिक्स को करना शुरू करती है, और भारतीय विदेश नीति का जो रुख था वो अमेरिका के हितों में किस प्रकार से जाता है, किस प्रकार से भारत एक प्रकार से अमेरिका से संबंध पुनः स्थापित करता है।
ऐसा देखा गया था उस दौरान क्योंकि भारत ने गुटनिरपेक्षता का जो सिद्धांत अपनाया था, और अमेरिका से जो प्रेशर आ रहे थे, अगर कभी अमेरिका से प्रेशर आते थे तो वो सोवियत की तरफ बढ़ जाता था, अगर सोवियत से कभी प्रेशर आते थे तो वो अमेरिका की तरफ बढ़ जाता था। इस आधार पर जो एक प्रकार से निष्पक्षता और एक प्रकार से गुटनिरपेक्षता जो बरकरार रखी थी, उसके खामियाजे भी कहीं ना कहीं सरकारों को भुगतने पड़े थे, क्योंकि अब अमेरिका का प्रभुत्व तो कहीं ना कहीं वैश्विक राजनीति में हो रहा था। किस प्रकार से इंडिया ने अपनी विदेश नीति को मेंटेन किया, किस प्रकार से भारत ने अपनी विदेश नीति को बरकरार रखा, किस प्रकार से उसने पुनः बातचीत को एक सिद्धांत मान करके अपने रिश्तों को कायम रखा, इसके बारे में ये चैप्टर विस्तृत कहीं ना कहीं चर्चा करता है। इसी के अंदर 9/11 की प्रक्रिया, इराक पर आक्रमण, अमेरिका का प्रभुत्व किस प्रकार से स्थापित होता है, इसी दौरान आपको भारत की सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे महत्वपूर्ण चीज मालूम पड़ेगी, किस प्रकार हमने परमाणु परीक्षण भी किया। यानी कि कोल्ड वॉर के बाद हमारे सामने बढ़ती हुई चुनौती, खास करके हमारे पड़ोसी राज्यों के बीच में परमाणु परीक्षण करना हमारे लिए बड़ा उपयोगी हो चुका था, बड़ा जरूरी हो चुका था। उस दौरान अमेरिका का जो दबाव था, अमेरिकी सैंक्शंस को हमने किस प्रकार से झेला, और जब परमाणु परीक्षण किया तो उस समय हमारे साथ देश के अंदर कौन से राष्ट्रपति बैठे हुए थे, और उनके बीच में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या भाषण दिया, उन सारी बातों को जब हम चर्चा करेंगे, और केवल किताबी ज्ञान के आधार पर नहीं, हम देखेंगे कि किस किस आधार पर हमारे फॉरेन पॉलिसी का डेवलपमेंट हो रहा था, भारत ने अपने हितों का किस प्रकार से संरक्षण किया वैश्विक स्तर पर, उसके बारे में इस पूरी चर्चा को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे जैसे हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो जो अगला चैप्टर है वो एक प्रकार से आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के बारे में हम लोग इस चैप्टर को बात करता है। ये चैप्टर आपको कहीं ना कहीं उस समय ले जाएगा जहां पर हमने अपनी चर्चा प्रथम खंड में शुरू करी थी, यानी कि चीन का उदय किस प्रकार से होता है, चीन को भारत से क्या समस्या आई थी। खास करके आप इस चैप्टर के अंदर ये भी देखेंगे कि जो हिंदी चीनी भाई भाई हम लोग जिसका नारा देते थे, क्या वो हिंदी चीनी भाई भाई चीन को भारत से क्या अपेक्षा थी, और भारत ने क्या उस अपेक्षा पर भारत चलता है कि नहीं चलता है। क्योंकि आप अच्छे तरीके से देखेंगे कि ये जो दौर था, ये साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच का एक संघर्ष भी दिखलाएगा, और आपको ये भी दिखलाएगा कि चीन को इस बात से अच्छी खासी परेशानी थी कि जिन यूरोपीय देशों, जिन अफ्रीकी देशों का भारत प्रतिनिधित्व कर रहा है, चीन क्यों नहीं उन यूरोपीय और अफ्रीकी देशों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और खास करके चीन को वैश्विक स्तर पर वह उस हिसाब से मान्यता क्यों नहीं दी जा रही जिस प्रकार से मान्यता भारत को दी जा रही थी। चीन वैश्विक स्तर पर अपने साम्यवादी विचारधारा को पुनः स्थापित करना चाह रहा था, लेकिन भारत ने एक प्रकार से ऐसा मॉडल प्रस्तुत कर दिया था वैश्विक स्तर पर जो मिक्स्ड इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को, मिक्स्ड व्यवस्था के कॉन्सेप्ट को मान रहा था, थोड़ा सा कैपिटलिज्म, थोड़ा सा कम्युनिज्म, और एक नए सोशल ऑर्डर को एक प्रकार से चैलेंज कर रहा, एक प्रकार से स्थापित कर रहा था। उसी आधार पर यहाँ पर कहीं ना कहीं चर्चा हमारी इस पूरे लेक्चर के अंदर होगी। ये लेक्चर एक प्रकार से यूरोपियन यूनियन, आसियान में बढ़ती हुई चुनौतियां, खास करके वर्ल्ड वॉर के बाद जो आर्थिक दिक्कतें विश्व झेल रहा था, उसमें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का क्या रोल था, बड़े बड़े देशों का क्या योगदान रहेगा, और चीन के साथ भारत के जो संबंध बदलते हैं 1962 के बाद, ये जो चैप्टर है उस पर कहीं ना कहीं केंद्रित और अथवा आधारित रहेगा। तो इस पर भी हमारी अच्छी खासी चर्चा रहेगी। आप इस चैप्टर के अंदर ये भी देखेंगे कि आज भी अगर आप देखें तो वैश्विक स्तर पर जो चीन है वो एक प्रकार से डायरेक्ट चैलेंज दे रहा है अमेरिकन डॉलर्स को। तो ऐसा कैसे हुआ, चीन में किस प्रकार से आर्थिक उदय हुआ, इसके बारे में विस्तृत चर्चा इस चैप्टर के अंदर होने वाली है। जैसे जैसे हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हम लोग ये भी देखेंगे कि जो कोल्ड वॉर का टाइम था उसमें भारत के जो पड़ोसी राज्य थे उनके साथ भारत के किस प्रकार के संबंध हुआ करते थे। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं वैश्वीकरण की, या जब भी हम बात करते हैं ऐसे किसी चुनौतियों की, तो हमको मालूम पड़ेगा कि भारत
जिस प्रकार से अपने पड़ोसियों के साथ, क्योंकि ऐसी कहावत कही जाती है कि जैसे कि मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड, देयर इज नो परमानेंट एनिमी। ना तो कोई दोस्त होता है हमेशा के लिए, ना तो कोई दुश्मन होता है, परंतु आपका जो इंटरेस्ट होता है वो परमानेंट होता है। और साथ में इसके इंडियन राइटर्स इसके ऊपर ये बात कहते हैं कि हमेशा नेबर जो होता है, पड़ोसी जो होता है, वो परमानेंट होता है, क्योंकि आप सब कुछ बदल सकते हैं, पड़ोसियों को बदल नहीं सकते। तो भारत ने अपने पड़ोसियों के साथ किस प्रकार के संबंध स्थापित किए थे, भारत में पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष था उसके बारे में चर्चा होगी, भारत और बांग्लादेश के बीच में कैसे संबंध डेवलप हुए, नेपाल के अंदर राजशाही व्यवस्था से लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर कैसे हम बढ़ते हैं, श्रीलंका में जो जातीय संघर्ष फैला उस दौरान, उस जातीय संघर्ष को हम किस प्रकार से देखते हैं, भारत का उसमें क्या योगदान था, भारत के भूटान के साथ क्या संबंध, मालदीव्स के साथ क्या संबंध थे, क्षेत्र में वैश्वीकरण का प्रभाव क्या पड़ता है, ये जो चैप्टर है उसके बारे में कहीं ना कहीं जिक्र करता है। आगे चलते हैं तो नए चैप्टर के ऊपर हम लोग आते हैं। खास करके ये जो चैप्टर है, एक ध्रुवीय विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन कौन से बनते हैं, यानी कि जब हम शीत युद्ध के बाद जो संयुक्त राष्ट्र के अंदर जो जिस प्रकार के चुनौतियां थी, हम उसके अंदर इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे। नए नए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का उदय, विश्व बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, विश्व व्यापार संगठन WTO, और हम लोग इन सारी बातों के ऊपर एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में बातचीत करेंगे, उनका क्या योगदान है वैश्विक शांति की तरफ, वैश्विक आर्थिक सुधार की तरफ। इस चैप्टर के अंदर हम लोग उसके बारे में अच्छी खासी चर्चा करेंगे। हालांकि हम इस चैप्टर को ये भी देखेंगे कि भारत इन जगहों पर, खास करके अगर हम भारत की जो सॉफ्ट पावर पॉलिसी है, वो सॉफ्ट पावर पॉलिसी भारत का जो कद है और काठी है वो किस प्रकार से बढ़ाती है, भारत ने जो अपने परमाणु परीक्षण में नो फर्स्ट यूज का जो डॉक्ट्रिन दिया, वो भारत का वैश्विक स्तर पर किस प्रकार से उसका कद बढ़ाती है, इसके बारे में हम लोग अच्छी खासी चर्चा करेंगे। फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सुरक्षा के संदर्भ में बहुत सारी जो चुनौतियां हमारे सामने थी, चुनौतियां केवल सुरक्षा को लेकर के ही नहीं, चुनौतियां बुनियाद को लेकर के, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, ये सारी सुरक्षाओं को लेकर के हम लोग इसके ऊपर बातचीत अच्छे खासे तरीके से करेंगे। खास करके किस प्रकार से न्यूक्लियर पॉलिसीज के ऊपर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, वैश्विक लेवल पर हम लोग यहाँ पर मानव सुरक्षा की बात करेंगे, किस प्रकार से वैश्विक गरीबी, स्वास्थ्य एक बढ़ते हुए चैलेंज के रूप में उभर रहा था। हम इस चैप्टर के अंदर इन छोटे छोटे विषयों के ऊपर बातचीत करेंगे, और हम ये भी कोशिश करेंगे कि भारत, जो कि उस समय एक समय था जहां पर आर्थिक संकट भारत को झेलना पड़ रहा था, जहां पर आपको याद होना चाहिए PL 480 से हम लोग ने ग्रेन्स मंगवाए थे, तो उस दौरान और 1991 के बाद से भारत किस प्रकार से स्थायित्व की तरफ बढ़ता है, हम लोग उसके बारे में भी खास करके इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अगला ही चैप्टर हमारे सामने होगा वैश्विक राजनीति में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, यानी कि हम लोग उसके बारे में बातचीत करेंगे कि प्राकृतिक संसाधन को किस प्रकार से बचाया जाए। हम लोग इसके बारे में बातचीत करेंगे कि विश्व में जो पर्यावरण के जो मुद्दे हैं, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, पेरिस समझौता हो गया, और कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो बात होती है, जिस प्रकार से विकासशील देश विकास कर रहे हैं और विकसित देश ने पर्यावरण का सेवन किया, तो क्या सामान्य पैमाने होने चाहिए, सामान्य आधारों पर एक ही मानक के अनुसार इनके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्या ऐसा कहना सही है, भारत का संघर्ष इसके अवज में क्या था, इसके बारे में इस चर्चा के अंदर हम लोग अच्छी खासी बातचीत करेंगे। हम लोग इसी पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम लोग ये भी बातचीत करेंगे कि भारत ने जैसे वैश्वीकरण की तरफ हम लोग बढ़े हैं, तो वैश्वीकरण के वाद विवाद, प्रभाव, वैश्वीकरण क्या राष्ट्र हित में था, वैश्वीकरण ने इतिहास के पन्नों से हमको क्या सिखाया, इन सारी बातों के ऊपर हमारी अच्छी खासी चर्चा होगी। तो प्रिय मित्रों, मैं इस बात का आपको आश्वासन देता हूं कि ये जो पाठ्यक्रम है और ये जो पाठ्यक्रम रहेगा,
इस पाठ्यक्रम के अंदर आपको एक अच्छी खासी विस्तृत चर्चा और एक प्रकार से राजनीतिक विज्ञान और खास करके जो आपका पेपर कोड है 323, इसके ऊपर आपकी एक अच्छी खासी समझ विकसित होगी जो आपको परीक्षा में काफी उपयोगी बना देगी। तो मिलते हैं प्रिय मित्रों और इस चर्चा के ऊपर, और ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस दिन आपने कॉन्सेप्ट के तार को पकड़ना सीख लिया, कॉन्सेप्ट अगर एक बार आपने क्लियर कर लिए, तो परीक्षा एक खेल बन जाता है। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि कॉन्सेप्ट का जो तार है वही आपको सफलता की एकमात्र कुंजी है। तो इसी आधार पर अगली बार हम आपसे मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।